everyone, welcome back to the Political Science lecture series on Near Peer. In the previous lecture, we discussed liberty and its safeguards, and today we're going to discuss one of the most thorny issues that were pervaded in the 20th century, or due to which we saw the rise of two giant superpowers who were fighting and competing over each other, the United States and USSR during the Cold War. तो हम अक्सर सुनते हैं कि यूएस और यूएसएसआर कोल्ड वॉर में मुलविस थे और एक दूसरे के साथ उनकी टसल चल रही थी and they both were two different ideological, political and economic systems, but we often do not understand the differences between the theory of the respective systems that they are fighting. That is capitalism and communism. आज के लेक्चर में हम इनको बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे. On a very simple level we will look what the principles of capitalism is, communism is, उनके क्या थोड़े बहुत फ़ायदे नुकसान इन पे डिस्कस कर लेंगे. और मगर हम अभी बहुत बेसिक और सिंपल अंडरस्टैंडिंग इसकी कवर करेंगे. इन द लेटर लेक्चर्स व्हेन विल बी डूइंग फिलोसोफर्स में हम कार्ल मार्क्स डिस्कस करेंगे. तो देन हम डिस्कस करेंगे द डिटेल्ड nuances of capitalism and its problems that Marx identified and then problems with Marxist theory as well or communist theory. तो हम तब डिटेल में उसके अंदर बात करेंगे. But nonetheless, you will also be able to access some YouTube links of the videos in the description regarding capitalism and communism, और उनके ऊपर आप उन videos को भी, and these are small videos, छोटी videos हैं 4-5 मिनट की each, जो आप देख सकते हैं to understand your develop basic understanding of these concepts. Let's get on with it. The ultimate showdown between capitalism and communism. इनके कंपैरिजन में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और दोज रिसोर्सेज दैट प्रोड्यूस थिंग्स ऑफ economic worth and value, which includes things like land, like factory or the tools used in factory. यानी फैक्ट्री, लैंड और ये फैक्ट्री के टूल्स कमोडिटीज प्रोड्यूस करते हैं जिनको मार्केट में ट्रेड किया जाता है. Hence these things are called means of production. कि ये means हैं कोई प्रोडक्शन की चीज़ बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए. अब इसको कौन ओन करता है किसी भी माशरे में, ये डिटर्मिन करता है कि सोसाइटी कैपिटलिस्टिक है कि कम्युनिस्टिक है. एक कैपिटलिस्टिक माशरे के अंदर जो रिसोर्सेज हैं या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक प्राइवेट ओनर ओन कर सकता है. So like in a capitalist economy, I as an individual can buy land and have my own private land, और मैं अपनी फैक्ट्री खोल सकता हूँ और अपनी मर्जी से वो फैक्ट्री चला सकता हूँ. वो फैक्ट्री मेरी मेरी प्रॉपर्टी होगी वो फैक्ट्री. जबकि कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर कोई इंडिविजुअल ओनर फैक्ट्री नहीं खोल सकता या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन नहीं कर सकता, बल्कि वो सोसाइटी या स्टेट उसको कलेक्टिवली ओन करेगी. सो इफ आई एम इन अ प्योर कम्युनिस्ट कंट्री, आई कैन नॉट ओन अ फैक्ट्री, वो रियासत के कंट्रोल में होगी. द सेकेंड कनेक्टेड कॉन्सेप्ट इज द ओनरशिप ओवर प्रॉफिट. अब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से आप जो कमोडिटीज सेल कर रहे हैं उनसे जो प्रॉफिट आता है सब्सिक्वेंटली वो भी इस चीज़ पे कंटेंजेंट होगा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करता है. चूँकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के अंदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट ओनर, therefore the profit which is generated from these production is also owned by the private owner. और वो डिटर्मिन करता है कि वो उसने अपने पैसे के साथ क्या करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. जबकि एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर एक कम्युनिज्म का निज़ाम है या सोशलिज्म का निज़ाम है, उसके अंदर जो प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर करेंगे तमाम लोगों में. और अमूमी तौर पर सोशलिस्ट मॉडल के अंदर रियासत वुड मेक श्योर और इंश्योर करेगी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होगी. तो प्रॉफिट इसके अंदर विल बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल मेंबर्स इन द सोसाइटी नेसेसरली, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय द स्टेट. जबकि इसके अंदर प्रॉफिट प्राइवेट ओनर के पास है, वो उसको अपनी मर्जी से यूज़ कर सकता है. द थर्ड प्रिंसिपल इज मोर रिगार्डिंग द सोशल सिस्टम दैट दीज बोथ सिस्टम्स एस्पाउस. प्राइमरीली तो ये इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, मगर ये सोशल और पॉलिटिकल अपने अंदर वो रखते हैं, एसेंस रखते हैं या एलिमेंट्स रखते हैं पॉलिटिकल और सोशल चीज़ों की, बिकॉज दे क्रिएट सिस्टम्स विच आर सोशल एंड पॉलिटिकल इन नेचर एज वेल. सो कैपिटलिज्म इज इंडिविजुअलिस्टिक. इंडिविजुअलिज्म से मुराद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा मुआशरा जहाँ पर इंडिविजुअल फ्रीडम्स और इंडिविजुअल राइट्स आर इम्पॉर्टेंट, एंड इंडिविजुअल इज द बेसिक यूनिट ऑफ मॉरल कंसर्न. जबकि कम्युनिज्म इज more collectivist.
which means that societal interest trumps individual's interest. तो अगर एक कोई चीज़ so for instance अगर एक कैपिटलिस्ट माशरे के अंदर एक गांव में एक बहुत अमीर बंदा रहता है और उसकी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी है जो उसने अपनी मेहनत से बनाई है एंड ही इज़ वेरी रिच, और कोई कहत साली आ जाती है, कोई ड्राउट आ जाता है या कोई भी ज़रूरत पड़ती है, तो द स्टेट कैन रिक्वेस्ट दैट इंडिविजुअल के वो पैसा स्टेट को दे ताकि वहाँ पे लोगों की बेहतरी हो सके, गरीब लोगों के हक में स्पेंडिंग की जा सके, मगर वो उसे फोर्स नहीं कर सकती। इस निज़ाम को आप कहेंगे इंडिविजुअलिज्म, के इंडिविजुअल के अपने राइट्स आर प्रोटेक्टेड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लार्जर सोसाइटल इंटरेस्ट। मगर कम्युनिज्म के माशरे, कलेक्टिविज्म के सोशल सिस्टम के अंदर सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए इंडिविजुअल की सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म, एंड ऑटोमेटिकली इंडिविजुअलिज्म ट्रांसलेट्स मोर इन कैपिटलिस्ट सिस्टम्स, और उसकी वजह यही है, जैसे हमने पहले देखा कि प्राइवेट ओनर्स और प्रॉफिट इज accentuated in the concentrated in the hands of private owners because एक individualistic system है कि individual is important, जबकि collectivism के अंदर जैसे हमने बात किया था कि will be profit will be shared by all the people in communism, और वो लोगों में डिवाइड होगा ही नहीं, तो उसके अंदर सोसाइटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है। The fourth is that how much production and what should be the prices of the commodities be which are produced. कैपिटलिज्म के अंदर इंडिविजुअल्स का कंट्रोल होता है इसके ऊपर, और मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं किसी भी चीज़ की प्राइस, सप्लाई एंड डिमांड के प्रिंसिपल से। सप्लाई एंड डिमांड का प्रिंसिपल बहुत बेसिक है मार्केट के अंदर इकोनॉमिक्स का, वो ये कि अगर किसी चीज़ की फॉर इंस्टेंस डिमांड बहुत ज़्यादा लेकिन सप्लाई कम है, सो बहुत ज़्यादा लोग एक चीज़ ख़रीदना चाहते हैं लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी कम है, तो वो एक रेयर कमोडिटी हो जाएगी, इसलिए उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। अगर एक चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी डिमांड कम है उसके मुताबिक, तो उसकी प्राइस कम। तो इस सप्लाई एंड डिमांड के प्रिंसिपल के ऊपर प्राइसेस मार्केट, इन्हें मार्केट फोर्सेस कहते हैं, और इन मार्केट फोर्सेस के तहत सप्लाई एंड डिमांड के प्रिंसिपल्स के तहत प्राइसेस किसी भी चीज़ की सेट होती हैं। जो कम्युनिज्म का माशरे, प्योर कम्युनिज्म है, उसके अंदर प्राइसेस विल बी डिटरमिन्ड बाय द स्टेट, इट विल नॉट बी गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। रियासत डिटरमिन करेगी कि कौन सी चीज़ कितने में बिकनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, और वो उस प्राइस को इन्फोर्स कराएगी, उसको लोगों पे इम्पोज करवाएगी कंपनीज के ऊपर। एंड सिंस इट मेक्स परफेक्ट सेंस लॉजिकली देखें, बिकॉज कैपिटलिज्म प्राइवेट ओनर्स ओन करते हैं, तो वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर रिलाई करते हैं, स्टेट के ऊपर नहीं, जबकि कम्युनिज्म के अंदर चूँकि इंडस्ट्रीज और या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द पीपल इन कॉमन और बाय द सोसाइटी, बाय द स्टेट, देयरफॉर स्टेट और सोसाइटी डिटरमिन करती है। अच्छा, मैं यहाँ पे सोसाइटी और गवर्नमेंट को या स्टेट को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि सोशलिज्म के अंदर द आइडिया इज़ अबाउट स्टेट एंड कम्युनिज्म के अंदर द आइडिया इज़ अबाउट सोसाइटी। बट एट दिस बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप इन दोनों चीज़ों को सिनोनिमस ही समझें, बिकॉज इसमें थोड़ी सी नुआंस है, वो जब हम कार्ल मार्क्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि कम्युनिज्म इज़ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सोशलिज्म, लेकिन अभी आप इसको कंफ्यूज वरना हो जाएंगे, इसलिए आई एम यूजिंग कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म इंटरचेंजेबली एंड सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड स्टेट इंटरचेंजेबली, so that's important point to know. Sixthly, the idea about state intervention in economy. जैसे अभी हमने इधर ही देखा कि मार्केट फोर्स डिटरमिन करती हैं प्राइस क्या होगी, कोई बंदा इन्फोर्स, एक बंदा या रियासत आके इन्फोर्स नहीं करती आके कि कौन के प्राइसेस क्या होंगी। दैट इज़ वाई द इकोनॉमिक सिस्टम अंडर कैपिटलिज्म इज सेल्फ रेगुलेटेड, ऑटोमेटिकली रेगुलेट करता है। अगर मैं एक प्राइवेट ओनर हूँ कैपिटलिज्म के अंदर और मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस करता हूँ और मैं उसको बहुत महंगे दामों बेच रहा हूँ जो कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लोग उसको ख़रीदेंगे नहीं। अगर लोग उसको ख़रीदेंगे नहीं तो मुझे नुकसान होगा, इसलिए मैं उसकी प्राइस कम कर दूँगा। लेकिन अगर कोई चीज़ लोग लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो बहुत सस्ती ख़रीदें लेकिन वो मुझे महंगी पड़ती हैं, तो मैं वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाऊँगा। जब मैं प्रोड्यूस ही नहीं कर पाऊँगा लेकिन लोगों को ज़रूरत है तो लोग विलिंग होंगे कि वो उसके लिए ज़्यादा प्राइस दें। तो इस तरीके से आप देखें ना, तो ट्रेड ऑफ होता है कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के दरमियान, एक ऑटोमेटिक सा चल रहा होता है और उस तरीके से प्राइसेस सेट हो जाती हैं कैपिटलिस्ट माशरे में। तो दैट इज़ वाई इट्स अ सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम। और जबकि कम्युनिज्म के अंदर गवर्नमेंट और स्टेट जो है वो इकोनॉमी को मुकम्मल तौर पर रन करती है। The essential principle, which is the last that we're going to discuss, is on the idea of not the last one, second last one is on the idea of private property. Private property
is the fundamental distinction between the two. आप definition अगर करें तो capitalism protects private property, communism stands for abolishing private property. हमने अभी जो कुछ सब कुछ पढ़ा है, आप इसको rehash अगर sum करें तो वो इन दो point इस distinction के अंदर sum up हो सकता है. Private property is the ownership of resources by private owners and individuals and which they have acquired from their work. तो आपने अगर फैक्ट्री ऑन करते हैं, आप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करते हैं, तो वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है. जबकि कम्युनिज्म इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं करता. कम्युनिज्म बिलीव्स कि देयर शुड बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, पीपल शुड लिव इन कम्युनियन, hence the name communism, that all property should be held in common, और स्टेट पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को रेगुलेट करेगी और वो इस चीज़ को सारी की सारी मुकम्मल तौर पर ओवरसी करेगी. आखिरी चीज़ है ऑन क्लास सिस्टम एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. हमारे यहाँ सोशल क्लासेस बहुत नज़र आती हैं. देयर इज़ दिस अपर क्लास, दैन अपर मिडिल क्लास, दैन मिडिल क्लास, दैन लोअर मिडिल क्लास, दैन लोअर क्लासेस. कैपिटलिज्म इन क्लास सिस्टम को इनएविटेबल समझता है, दैट इट्स इनएविटेबल दैट दीज क्लास सिस्टम्स आर गोइंग टू कम अप. कि ऑब्वियसली कुछ लोगों के पास ज़्यादा पहले से पैसे होते हैं, हेरिडिटरी ट्रांसफर्स के ज़रिए, इनहेरिटेंस के ज़रिए पैसे ज़्यादा होते हैं, फिर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, दे बिकम मोर रिच. है गरीब बंदा जो पहले से गरीब है, उसके पास पैसे कम है, तो इज़ ट्रैप्ड इन दैट साइकिल. प्लस कुछ लोग मेहनत करते हैं, कुछ ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं, ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, तो वो अमीर हो जाते हैं. तो दैट कैपिटलिज्म सीज इनएविटेबल these class systems. जबकि कम्युनिज्म बिलीव करता है कि ये क्लास सिस्टम्स आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड हैं, एक्सप्लॉयटेशन का नतीजा है, गलत पॉलिसियों का नतीजा है, और हम क्लास सिस्टम जो है वो नहीं होना चाहिए, और दे बिलीव कि एक क्लासलेस सोसाइटी जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए. इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट वो भी आप इसके अंदर ऐड कर लें, वो कंपटीशन और कोऑपरेशन का है. कैपिटलिज्म बिलीव्स दैट कंपटीशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड कंपटीशन के ज़रिए इनोवेशन और ये सारी चीज़ें आती हैं. तो कैपिटलिज्म का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि सारे प्राइवेट ओनर्स compete करें इन द सोसाइटी. सो मैं एक प्राइवेट ओनर हूँ, मैं भी एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, प्रोडक्ट ए, इस तरह मल्टीपल और प्राइवेट ओनर्स प्रोडक्ट ए बना रहे हैं. हम कंपटीशन में, इसलिए हम सब की कोशिश होगी कि हम बेहतर से बेहतर और सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट बनाएं ताकि हमारी चीज़ मार्केट में बिके. इस तरीके से इनोवेशन आएगी और बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट आएगी. कम्युनिज्म बिलीव करता है कि कोऑपरेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और कोऑपरेशन के नतीजे में हमें सारी चीज़ें करनी चाहिए. हैंस कम्युनिटी में, कम्युनियन के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. दे शुड, ऑल दीज थिंग्स शुड बी हेल्ड इन कॉमन. तो ये बेसिकली आपके फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं दोनों सिस्टम्स के दरमियान. अगर एक किसी भी माशरे में सारी इंडस्ट्रीज, सारे रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन्ड, तो वो प्योर कैपिटलिस्ट कंट्री है. अगर किसी कंट्री के अंदर सारी इंडस्ट्रीज, सारे रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, उसकी नेशनलाइजेशन कर दी जाए. जैसे 70s के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस की नेशनलाइजेशन की गई थी अंडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो's गवर्नमेंट, तो वो सम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था. तो अगर सारी की सारी नेशनलाइज हो जाए तो वो एक प्योर कम्युनिस्ट कंट्री बन जाएगी. एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ये है कि देयर इज़ नो प्योरली कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ज़्यादातर दुनिया की सारी कंट्रीज मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं, और लेकिन हम किसी भी कंट्री को कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट क्लासीफाई करते हैं शेड्स के ऊपर, ऑन द स्पेक्ट्रम. तो वैसे तो सारी मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं, लेकिन अगर आपकी स्टेट किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर ज़्यादातर अगर रिसोर्सेज, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय द स्टेट, तो हम उसे कम्युनिस्ट कंट्री कहेंगे. अगर प्रेडोमिनेटली वहाँ पर owned by the private owners, तो हम उसे कैपिटलिस्ट कहेंगे. जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, बट डिस्पाइट इट बीइंग अ कैपिटलिस्ट कंट्री, उसके अंदर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि नेशनलाइज्ड हैं. लेकिन चूँकि प्रेडोमिनेटली ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज आर प्राइवेटली ओन्ड, तो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है. यूएसएसआर एक सोशलिस्ट कंट्री थी, बट इवन व्हेन इट वाज सोशलिज्म वाज एट इट्स हाईएस्ट इन यूएसएसआर, देयर वर सम इंडस्ट्रीज कुछ इस तरह थे कि प्राइवेट ओनर्स भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो बहुत कम थे, एंड मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड एवरीथिंग वाज by the state, तो हम उसे socialist country कहते हैं. Now again, even in the capitalism, there are degrees of how capitalist these countries are. तो ये मैंने 15 कंट्रीज की एग्जांपल्स यूज़ की हैं, एग्जांपल्स ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज, और इनको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के अंदर इस तरीके से लिया गया है, विद द टॉप बीइंग मोस्ट कैपिटलिस्ट एंड द 15 बीइंग लीस्ट कैपिटलिस्ट, बट नॉट टू से दैट वेरी सोशलिस्ट.
ये कैपिटलिज्म के अंदर हम डिटर्मिन कर रहे हैं शेड्स। लाइक ये सारी कैपिटलिस्ट है, लेकिन एक सबसे ज़्यादा कैपिटलिस्ट है, कम कैपिटलिस्ट है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं डिग्री ऑफ सोशलिज्म इसमें सबसे कम है और इसमें ज़्यादा है, लेकिन इसके मुकाबले में जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं उनके अंदर डिग्री ऑफ सोशलिज्म इनसे भी ज़्यादा है। ठीक है, सो और ये इसका डेटा को डिटर्मिन करना कि कौन सी कंट्री कितनी कैपिटलिस्ट है, उसके लिए डिफरेंट वेरिएबल्स और डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं। सो व्हाट आई हैव यूज्ड इज द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम का डेटाबेस यूज़ किया, जो कि इकोनॉमिक फ्रीडम की बेसिस पे उन्होंने क्वांटिफाई करते हुए कंट्रीज़ को रैंक किया था कि किस कंट्री में कितनी इकोनॉमिक फ्रीडम है। तो हांगकॉन्ग बीइंग द मोस्ट कैपिटलिस्ट, देन सिंगापुर, देन न्यूजीलैंड, देन स्विट्जरलैंड, देन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई, UK, the Netherlands, all the way down to Denmark, Sweden, South Korea, Finland and Norway. Denmark, South Korea, Sweden, Norway, Finland को वेलफेयर, क्योंकि इनका वेलफेयर का सिस्टम बहुत ज़्यादा है, यानी स्टेट आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपकी बेसिक पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, वेजेस, इन चीज़ों का काफ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, मैटरनिटी लीव्स, काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करती है रियासत, and which are not owned by private individuals. Education is not privatized there but nationalized there. तो दिस इज़ द की लिंक, जिसकी वजह से इनका कैरेक्टर कम कैपिटलिस्ट हो जाता है और ज़्यादा मतलब बाकी कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के मुकाबले में इनका कैरेक्टर कम कैपिटलिस्ट है और उन कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के मुकाबले में ज़्यादा सोशलिस्ट है। अगर हम अब सोशलिस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना, क्यूबा, वेनेजुएला, यूएसएसआर हैज़ now been broken up into the Russia और लेकिन ये है कि पहले जब USSR exist करती थी, it was one of the most socialist countries. Venezuela even today is a socialist country. Cuba is a socialist country. China, even though considers itself a socialist country theoretically, लेकिन 1978 to 1989 Deng Xiaoping was the चाइनीज़ प्रेसिडेंट, जिसने काफ़ी रिफॉर्म्स लेकर आई थी, मार्केट लिबरलाइजेशन की थी, मार्केट्स ओपन की थी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट ओनरशिप अलाउ की थी, और फिर एक इकोनॉमिक बूम आया था चाइना में बहुत बड़ा, जो कि आज भी हमें नज़र आता है। तो उससे पहले अंडर माओ ज़ेडोंग्स रिजीम, माओ ज़ेडोंग के अंडर चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनिज्म मौजूद था, और सिंस डेंग्स रिफॉर्म्स चाइना में अब कम्युनिज्म जो है वो नॉमिनली ज़्यादा है इकोनॉमिक सेंस में देखा जाए। बहुत सारी दुनिया की दूसरी कंट्रीज से अभी भी बहुत ज़्यादा है, दैट अ लॉट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट की चाइनीज़ इंडस्ट्रीज आर नेशनल इंडस्ट्रीज एंड स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज, बट nonetheless China is less communist today than it was during Mao's era. An important point to note here is that it has generally been argued by academics, और हम इसको ऑब्जर्वेशन में भी देखते हैं कि since the fall of Soviet Union, capitalism has generally become the norm of the world. आपने वैसे भी देखा, हम एग्जांपल्स आप ढूंढने लगेंगे तो आपको कैपिटलिज्म की एग्जांपल्स ख़त्म नहीं होंगी कंट्रीज़ की, लेकिन आपके पास सोशलिस्ट कंट्रीज़ की बस गिनी चुनी एग्जांपल्स मौजूद हैं। स्पेशली सिंस द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन, इट इज़ कंसिडर्ड दैट कैपिटलिज्म हैज़ ट्रायम्फ्ड, लाइक इट हैज़ सस्टेन्ड, एंड कैपिटलिज्म कम्युनिज्म हैज़ नॉट। तो ड्यू टू विच फ्रांसिस फुकुयामा ने एक किताब भी लिखी थी, द एंड ऑफ हिस्ट्री आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जिसमें उसने कहा था कैपिटलिज्म एंड वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी हैज़ emerged as the most suited form and the best and the highest form of societal organization known to mankind, because liberal democratic capitalism has survived both fascism and communism, hence communism has triumphed, capitalism has triumphed, ये उसका thesis था। तो thesis की nuances से काफ़ी disagreement लोगों ने किया, but generally the idea is that predominantly most countries in the world today are capitalist, even the Russia which is the modern reincarnation of USSR, वो भी उस तरीके से सोशलिज्म पास से अपने आप को डिस्टेंस करता है और अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर इंटीग्रेट हो गया है। चाइना भी हो गया, आपकी ज़्यादातर कंट्रीज उसके अंदर हो गई है। बट नॉनदलेस देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विद बोथ कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, जो कि हमने अभी डिस्कस नहीं किए, जो कि हम करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस कार्ल मार्क्स एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी, बिकॉज अगर वो हम थ्योरी कवर नहीं करेंगे तो फिर वो उनके बेनिफिट्स और हार्म्स वाली आइडियाज़ आप ना बेहतर समझ सकेंगे ना ही, और तो वो बड़े शैलो से पॉइंट्स रह जाएंगे। सो व्हेन इन फिलोसोफर्स हम कार्ल मार्क्स कवर करेंगे तो उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म के ऊपर ही सारी क्रिटिक की है, तो ऑटोमेटिकली कैपिटलिज्म के मसले भी आपको उसमें नजर आना शुरू हो जाएंगे। और फिर हम जब कार्ल मार्क्स पर क्रिटिक करेंगे मार्क्सिज्म के ऊपर और कम्युनिज्म के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली फिर हमें कम्युनिज्म के नुकसान भी नजर आना शुरू हो जाएंगे।
तो ये दोनों lectures अभी आप अपना let these ideas germinate in your head, and we'll do the Marxism and detail of this topic later on in when we cover philosophy. See you guys in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.